Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our rewind version 2.0 of physics class 12th. So here we are in chapter number 7 ऑलरेडी करंट कर रहे हैं. एपिसोड नंबर 18 में हम इस चैप्टर को आई थिंक सो ओवर कर सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर में अब इतने टॉपिक्स नहीं बचे हैं कि इस पर एक और एपिसोड शूट किया जाए. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द प्रीवियस टॉपिक्स दैट हमने लास्ट टाइम फेजर और एनालिटिकल सॉल्यूशन स्टार्ट करना था बट उसको अगले एपिसोड के लिए हमने रख दिया था क्योंकि फेजर और एनालिटिक सॉल्यूशन हमारे लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस है जहाँ पर एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं एलसीआर सर्किट में. एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं एलसीआर सर्किट्स में. तो वहाँ पर उसको निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं, दैट इज एनालिटिकल एंड वन इज फेजर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डू द फेजर and then we do the analytical method. So starting off with the phasor method, यहाँ पर हमारे पास क्योंकि अब जो हम बात कर रहे हैं वो तीनों की बात कर रहे हैं, तो वी एल वोल्टेज है इंडक्टर का, वी सी वोल्टेज है कैपेसिटर का, और वी आर जो वोल्टेज है रेजिस्टर का. अब यहाँ तीनों में अब करंट का जो फेज है उस फेज से डिफरेंस क्या है. करंट के फेज में डिफरेंस रेजिस्टेंस का तो बिल्कुल नहीं, रेजिस्टर का बिल्कुल डिफरेंस नहीं है करंट के साथ. कैपेसिटर का है जो कि वोल्टेज लैग करता है, और इंडक्टर का है जहां पर वोल्टेज लीड करता है. वोल्टेज लीड करता है. सो यहाँ पर जो दो हमारे तीनों में हमारे देख लिया कि डाउनवर्ड्स जो है हमारी कैपेसिटर की वोल्टेज है, अपवर्ड्स जो जा रही है वो हमारी इंडक्टर की वोल्टेज है, एंड जो टूवर्ड्स राइट जा रही है हमारी रेजिस्टर की वोल्टेज है, और करंट भी उसी फेज में जा रहा है. अब जो हम डिफरेंस लेंगे वो लेंगे वी एल और वी सी का, क्योंकि हमें एक ग्राफ बनाना है, यहाँ पर नेट वोल्टेज निकालनी है. हमें ग्राफ लेंगे हम, उसकी मदद से हम रिजल्टेंट निकालेंगे, दैट इज वी हमारा रिजल्टेंट है. जो हमारी इक्विवेलेंट वोल्टेज वी आर है उसको हम पैरेलल ले लेंगे, और जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है टुवर्ड्स द राइट साइड वो है वी एल माइनस वी सी, यानी कि वोल्टेज ऑफ इंडक्टर माइनस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर. इसको हम माइनस में ही क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ अपवर्ड चाहिए, डाउनवर्ड्स हमें रिजल्टेंट नहीं चाहिए, हमें अपवर्ड चाहिए. तो हम कैपेसिटर के वोल्टेज को इंडक्टर की वोल्टेज से कम मान रहे हैं कि वो इंडक्टर का वोल्टेज ज़्यादा है और कैपेसिटर का कम है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, दैट इज एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड. सो हियर्स द एक्स, हियर्स द एक्स, हियर्स द वाई एंड हियर्स द जेड. सो ये हमारे पास अगर ग्राफ फॉर्म हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस पे. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम. अंडर रूट में ले आते हैं वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर को, और एक्स वाई क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक्स वाई दैट इज रिजल्टेंट. एक्स वाई क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट वोल्टेज. अब यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज क्या काम कर रही है, रिजल्टेंट जो वोल्टेज है यहाँ पर हमारे पास ये जो जा रही है ये एक्स वाई के इक्वल है, जो हाइपोटेन्यूस है हमारे पास. अब वाई जेड स्क्वायर, जो यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर है दैट इज दिस वाई जेड स्क्वायर है, वह है वी एल माइनस वी सी के इक्वल, वी एल माइनस वी सी के इक्वल. ठीक है, तो ये वी एल माइनस वी सी के इक्वल हमने रख दी, और जो हमारी एक्स जेड है दैट इज द बेस, वो है वी आर के इक्वल. तो हमने इसको इक्विवेलेंट वी आर के रख दिया है. अब वी एल माइनस वी सी यानी कि जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर माइनस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, उसको हम रिप्लेस करेंगे आई एक्सएल और आई एक्स सी से. आई एक्सएल जो है वो इंडक्टर का करंट और इंडक्टर का रेजिस्टेंस है. एक्स एल दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्स सी क्या है हमारे पास, एक्स सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का, और वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू आई आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. अब यहाँ पर आई तो हमारे पास बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और जो अंडर रूट के अंदर रहेंगे दैट इज आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर.
और जो वी एम है इनकी मैक्स वोल्टेज है, दैट इज RIM, वो ओम्स लॉ को हम स्पेसिफाई करती है। अब यहाँ पर जो V है वो IR के इक्वल है। VC जो हमारे पास है वो Q/C यानी कि चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस के इक्वल है, और चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस को हम लिख सकते हैं, VC को हम लिख सकते हैं IXC, जो हमने चेंज किया ही हुआ है। और जो VL है यानी कि वोल्टेज ऑफ इंडक्टर है, उसको हम लिख सकते हैं LdI/dt, और वी कैन से I into XL। XL इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर। सो जो I की वैल्यू बनेगी वो अगर हम अंडर रूट वाली टर्म्स को अपॉन में ले जाएं V के, तो I इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और यही है पर हमारे पास इम्पिडेंस बनेगी। यानी कि जो LCR सर्किट हम लेते हैं उसमें नेट रेजिस्टेंस को हमने इम्पिडेंस का नाम दे दिया है, इसको हम डिनोट करते हैं Z से। तो IM यानी कि मैक्स करंट इज इक्वल टू मैक्स वोल्टेज अपॉन में इम्पिडेंस, जितनी रेजिस्टेंस इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को मिलाकर लगती है, दैट इज कॉल्ड इम्पिडेंस। यहाँ पर हमने VL बड़ा लिया है VC से। सो अगर हम VL को छोटा लेते VC से, तो जहाँ पर हमारा VL पहले आया है वहाँ पर हमारा VC पहले आ जाता, जहाँ पर XL पहले आया है वहाँ पर XC पहले आ जाता। अगर हम फ्लक्स लिंकेज की बात करें तो tan phi इज इक्वल टू दैट बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो XL माइनस XC अपॉन में R, क्योंकि हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan phi। Phi is the phase difference, so phi is equal to tan inverse XL minus XC upon R, so that is simple as that। so हमारे पास ये जो phi है वो फेज डिफरेंस है, और इसी को कहेंगे हम इम्पिडेंस का डायग्राम, इम्पिडेंस डायग्राम। अब आते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन पर, यानी कि अब फेज से हटकर हम एनालिटिकल सॉल्यूशन पर आ रहे हैं। सो हमने देखा कि जो वोल्टेज है वो तीनों का नेट रिजल्ट होगा, VR का वोल्टेज, रेजिस्टर का वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज नेट में अगर चले तो हमारे पास वो बने। नेट वोल्टेज जो हमारी है वो हमने पहले से देखी हुई है कि VM साइन ओमेगा टी ही होगी। VR को रिप्लेस करेंगे IR से, VL को रिप्लेस करेंगे LdI/dt से, और VC को रिप्लेस करेंगे Q/C। करंट हम पहले जानते हैं कि I इज इक्वल टू माइनस ऑफ या सिंपल dQ/dt। जहां जहां करंट यूज हुआ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। R इज इक्वल टू R dQ/dt प्लस LD² क्यू, क्योंकि पहले D/dt था वहां पर, तो DT² प्लस Q/C, क्योंकि वहां करंट का रोल नहीं था। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनी है वो सिमिलर है जहां पर हम क्लास 11th में हमने कवर की होगी, फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्लास 11th में SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन कवर की होगी, उससे मिलती जुलती ये इक्वेशन कुछ निकल कर आती है। वहां पर क्या था, वहां पर था Q इज इक्वल टू QM साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जितना फेज डिफरेंस यानी कि जो फेज है दोनों का, उसमें बीच में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर ये जो एंगल्स हैं वो लैग कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, या फिर सेम फेज में। सेम फेज में होगा तो फेज तो जीरो हो जाएगा, और फेज जीरो हो जाएगा वहां पर हम फेज को जीरो ले लेंगे, तो खाली ओमेगा टी की जरूरत पड़ेगी वहां पर। यहाँ पर फेज में डिफरेंस है तो यहाँ पर फेज एंगल में तो हम फेज को ऐड कर देंगे। सो dQ/dt हमारे पास क्या बनने वाला है, dQ/dt, तो dt करेंगे हम, डिफ्रेंसिएशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास बचेगा dQ/dt, और राइट हैंड साइड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा QM ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। सो dQ/dt इज इक्वल टू QM ओमेगा, अब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन का कॉस हो जाएगा और ओमेगा एक बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन में। सो कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अगेन हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि वहां पर d² था, तो दो बार डिफ्रेंशिएशन होगी। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन होगी d² q अपॉन dt इज इक्वल टू QM। ओमेगा फिर से बाहर आएगा यहाँ पर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन अगेन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है। सो
कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसी क्वेश्चन को आगे। सो हमारे पास यहाँ पर कम विजिबिलिटी है, तो यहाँ पर अगेन लिखना पड़ेगा हमें वी एम साइन ओमेगा टी, ये तो आएगा ही आएगा। साथ में जहां पर अब क्यू यूज हुआ था वहां पर अब हमें क्यू की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जहां पर क्यू यूज हुआ था वहां पर हमें क्यू की जो वैल्यूज हैं वो पुट करनी पड़ेंगी। जैसे कि जो यहाँ क्यू की वैल्यू निकल कर आई है दैट इज क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सो ये क्यू की वैल्यू हमें वहां यूज करनी है। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है दैट एल क्यू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, क्योंकि वहां पर डी क्यू बाई डी टी था, आर या एल डी क्यू अपॉन डी टी, वहां पर डी स्क्वायर था तो डी स्क्वायर यूज करेंगे, डी स्क्वायर की वैल्यू है दैट इज माइनस ऑफ एल क्यू आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, साइन, और फिर उसके बाद फेस डिफरेंस फाइव ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आएगा। अब प्लस में जो हमारे पास सेकेंड था दैट इज द केस ऑफ simple resistance R is equal to dq by dt. That is capacitor q by c. So q by c में हम डायरेक्टली q m साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन में जो c चल रहा था वो c ही चलेगा, ठीक है। q हो गया रिप्लेस। अगेन अब हमारे पास जो थर्ड टर्म आएगी वो रेजिस्टेंस की टर्म आने वाली है, और रेजिस्टेंस की टर्म हमें क्या बताएगी, रेजिस्टेंस की टर्म हमें बताएगी। अब रेजिस्टेंस में जो काम है दैट इज आर, तो आर में आर इनटू था तो अगेन यूज होगा क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा भी साथ में आएगा या क्यू एम ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू एम ओमेगा डिफ्रेंसिएशन करा था तो क्यू एम ओमेगा आएगा साथ में, और हमने डिफ्रेंसिएशन करा था तो नॉट साइन दैट इज कॉस, यहाँ पर साइन नहीं कॉस आएगा, दैट इज क्यू एम कॉस, क्यू एम कॉस, और साथ में ओमेगा ऑलरेडी रहेगा। सो ये हमारे पास ये वैल्यू बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉमन हो रहा है कट रहा है उसको हम काट के देखेंगे, या फिर किसी चीज से रिप्लेस हो रहा है तो वो देखेंगे। तो रिप्लेस की वैल्यू तो हमारे पास रिप्लेशन की कौन बन रही है, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, क्योंकि ओमेगा एल पहली क्वेश्चन में एल और यहाँ पर ओमेगा जनरेट हो रहा है। एंड जो एक्स सी हमारे पास है वो 1 ओमेगा सी है, और जो हम 1 सी है उसको हम एक्स सी ओमेगा लिख सकते हैं। तो एक्स सी ओमेगा लिख सकते हैं, तो एक्स सी ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू एक्स सी ओमेगा, जो कि हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यू है या कहें तो 1 सी है, तो 1 सी को हम एक्स सी ओमेगा लिख सकते हैं। अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी बनकर आने वाली है, लंबी इक्वेशन आएगी बट टैकल करना आना चाहिए उसको भी। तो इक्वेशन कुछ ये यहाँ से स्टार्ट होती है दैट इज वी एम अगेन साइन ओमेगा टी आएगा, यहाँ पर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ ओमेगा तो आ गया, एक ही ओमेगा रह गया यहाँ पर, अब हो गया ओमेगा की जगह एक्स एम एक्स एल आ गया, एक्स एल ने रिप्लेस हो गया, एक्स एल से रिप्लेस हो गया, ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा क्यू एम एक्स एल, और बाकी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर डिफरेंस। सेकेंड टर्म में हमारे पास यूज हुआ क्यू एम तो वही रहा, और 1/c की जगह एक्स सी और ओमेगा साथ में आ गया, फिर से वही टर्म साइन ओमेगा टी साथ में रहेगी, और आर में तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव रहने वाला है। अगर इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो क्यू एम ओमेगा तीनों इक्वेशन में आ रहा है तो वो आ जाएगा कॉमन, यहाँ से हमारे पास क्यू एम ओमेगा कॉमन है, क्यू एम ओमेगा कॉमन है हमारे पास, और वो कॉमन टर्म बाहर आ जाएगी, दैट इज क्यू एम ओमेगा।
अगर इसको अंदर ले जाते तो अंदर की टर्म बनेगी आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जो कि रेजिस्टेंस के साथ थी, और एक्सएल माइनस एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्स एल माइनस एक्स सी हो गया अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस में काम चल रहा था इसका। ठीक है, अब सिंपली हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को बाय जेड इम्पिडेंस क्यू एम ओमेगा जेड। सिंपली जो यहाँ पर है वो भी जेड से और जो यहाँ पर है वो भी जेड से रिप्लेस हो गई, क्योंकि हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक बार बदलने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर बदलते हैं तो हम आर बाय जेड क्या रख सकते हैं, इस डायग्राम से अगर देखें तो आर बाय जेड को हम रख सकते हैं, आर बाय जेड को रिप्लेस कर सकते हैं हम कॉस से, कॉस फाइव, फाइव द फेस डिफरेंस। और अगेन जो टर्म हमारे पास बनती है एक्स सी माइनस एक्स एल बाई दिस, उसको हम चेंज कर सकते हैं साइन के टर्म्स में। सो जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बनेगी या जो फॉर्मूला बन रहा है वो हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू एम जेड इज इक्वल टू क्यू फाइव इंटू कॉस फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एंड या प्लस प्लस में हो रहा है साइन फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो ये कुछ इक्वेशन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कुछ जनरेट होती दिख रही हैं, उसी को हम देखेंगे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिख रही है। हमें ये दिख रहा है यहाँ पर कि ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन रही है, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट कॉस ए माइनस बी। सो अगर इसके मुताबिक हम चेंज करें इक्वेशन को तो ये बनेगी वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू एम जेड कॉस फाइव माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। सो फाइव तो फाइव, दो फाइव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फाइव टू फाइव, दो फाइव हो जाएगा। अगर हम निकालें मैक्स वोल्टेज दैट इज वी एम, तो ये पहली जो टर्म है वो मैक्स वोल्टेज के इक्वल हो जाएगी, दैट इज क्यू एम ओमेगा जेड, और जो वी एम है वो हो जाएगा आई जेड, वी एम जो है वो आई जेड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, डी बाई डी टी करेंगे तो वो क्यू एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और क्यू एम ओमेगा एंड में कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जो रिजल्टेंट वैल्यू निकलने वाली है आफ्टर डिफरेंशिएशन, और आई इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा, वही हमने यहाँ करा, आई एम से इसको रिप्लेस कर दिया क्यू एम ओमेगा को। सो वी एम या आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड, एंड जेड इज द इम्पिडेंस। अगेन इम्पिडेंस आया यहाँ पर, इम्पिडेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर प्लस इंडक्टर प्लस कैपेसिटर, ठीक है। ये तीनों का नेट रेजिस्टेंस इम्पिडेंस कहलाता है। ये तीनों का नेट रेजिस्टेंस कहलाता है। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, जो वी एम आया हमारे पास, ये जो आई एम आया, वो एनालिटिकल और जो हमारा सॉल्यूशन दूसरा था वो दोनों सेम आए, फेजर सॉल्यूशन एज वेल एज एनालिटिकल सॉल्यूशन हमारे सेम आए। तो इससे क्या मतलब बनता है कि हमारी जो करेक्शन है, जो हमारा जो सारा काम किया हुआ है वो बिल्कुल सही है, जो सारा काम किया हुआ है बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे, अगला टॉपिक हमारे पास है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस यहाँ पर एक फिनोमिना है, कॉमन फिनोमिना है, जो सिस्टम है जो ऑसिलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, उसका वो फिनोमिना है। जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर सकती है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम एक पेंडुलम को फ्री टू मूव यानी कि विदाउट एनी फोर्स
एक बार मूव करने के लिए छोड़ दें और वो 1 मिनट में कितनी फ्रीक्वेंसी मतलब कितने ऑसिलेशंस लेगा, उसको हम कहेंगे इसकी ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम फोर्स लगा नहीं रहे ना फोर्स अपोज कर रहे हैं उसके वर्सेस। तो 1 मिनट में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अब एलसीआर के लिए जो हम वोल्टेज एम्पलीट्यूड लेते हैं, जो मैक्स वोल्टेज वीएम, और जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा लेते हैं, वो कांस्टेंट लेंगे। तो आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड, वो वी एम अपॉन वही फेज आ जाएगा हमारा, जहां पर एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता था, और एक्स एल हमारा ओमेगा एल होता था, और एक्स सी हमारा जो होता था वो ओमेगा एल होता था। एक्स सी और एक्स एल अगर इक्वल आ गए, एक्सएल और एक्सी अगर इक्वल है तो एक्सएल माइनस एक्सी 0 होगा, और यहां पर अगर वो 0 होगा देन z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो जो पूरा का पूरा हमारे पास वोल्टेज है या पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ रेजिस्टर पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं होगा। ओमेगा एल को अगर ओमेगा सी के फिर इक्वल रखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा इधर जाके एल इधर आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल सी, एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू या 1/√LC इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो ये एक बेसिक टर्म हमारे पास आती है। ओमेगा को अगर फिर से हम चेंज करना चाहें तो 2 पाई म्यू, and 2 pi mu is equal to 1/√LC, under root of LC, and mu is equal to 1/2 pi into root LC। सो ये बन जाएगी। अब ये करें तो हमें क्या पता लगता है, L या C अगर किसी सर्किट में हम चेंज करते हैं तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और उससे चैनल्स चेंज होते हैं। चैनल्स का कॉन्सेप्ट अभी हम करने वाले हैं। और अगर हम किसी सर्किट में R को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो उससे वॉल्यूम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के चैनल की वो चेंज होगी। अब क्या करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ट्यूनिंग मैकेनिज्म की बात करें, रेडियो या टीवी अगर हम लेते हैं तो उसमें एंटीना होते हैं, रेडियो में तो एंटीना ही होते हैं। अब जो एंटीना है वो तो सारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स को पकड़ रहा है। अगर हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की क्या पर्टिकुलर स्टेशन की फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर स्टेशन को सुनना है, जैसे कि अगर हम 91.8 को सुनने वाले हैं, 98.8 फ्रीक्वेंसी को सुनना चाहते हैं, सो हमें उसमें क्या करना होगा, उसमें हमें ट्यूनिंग मैकेनिज्म मिलता है जिससे हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं बाय द चेंजिंग ऑफ एल और सी, एल या सी। बात करें इंडक्टर की तो इंडक्टर काफी महंगे आते हैं। तो इंडक्टर को बेसिकली ट्यूनिंग मैकेनिज्म में ज्यादा चेंजिंग में नहीं रखा जाता, जबकि कैपेसिटर को इसके मुकाबले काफी चीप होते हैं, काफी सस्ते आते हैं। इसी वजह से कैपेसिटर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, और जो ट्यूनिंग मैकेनिज्म है वहां पर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो कैपेसिटेंस को हम चेंज करते हैं तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, और उसकी वजह से जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, अगर हम 91.8 पर ले आए हैं उसको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, तो वो जो सिग्नल्स हैं वो अच्छे मैच होंगे, क्रिस्टल क्लियर वॉइस आएगी और हमें वो चैनल सुनाई देगा। फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और हम जो भी उस चैनल पर आ रहा है वो हम सुन सकते हैं आराम से। अब बात आती है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के, शार्पनेस, क्योंकि अब हमें शार्पनेस चाहिए रेजोनेंस में। जब ओमेगा ओमेगा नॉट के इक्वल आता है, जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो वो मैक्स करंट देता है और वो क्लैरिटी देता है साउंड की, यानी कि जितनी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अगर उसका इक्वल हम ओमेगा को ले आए तो वहां पर करंट मैक्सिमम हो जाता है और हमें क्रिस्टल क्लियर वॉइस मिलती है। अब ये जो ग्राफ बना है, यहाँ पर ग्राफ में हमें देखने को मिल रहा है एक तरफ चल रही है फ्रीक्वेंसी, इस तरफ चल रही है फ्रीक्वेंसी, और इस तरफ चल रहा है करंट। अब करंट के पहले हमने देखा करंट हाई है तो हमें क्रिस्टल क्लियर वॉइस मिलने वाली है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से जो चले थे ग्राफ वो यहाँ पर जाकर हाईएस्ट हुआ है, एंड अगेन फिर से स्टेप डाउन होके नीचे आ गया है। तो यहाँ पर जो है वो मैक्स करंट हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल गई।
अब बात आती है क्लैरिटी की। क्लैरिटी तब मिलेगी हमारी जब डिस्टर्बिंग वॉइस कम हो। अब एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि अगर हम IRMS यानी कि मैक्स करंट को √2 से डिवाइड करते हैं तो जितना भी हमारी वैल्यू आएगी उससे नीचे की वैल्यू अफेक्ट नहीं करती क्लैरिटी को। उससे सिर्फ ऊपर की वैल्यू यानी कि जो जितनी ये वैल्यू है ये अफेक्ट करेगी इस क्रिस्टल क्लियर वॉइस को, इस IRMS को ये इफेक्ट करेगी। अब इसको जितना से जितना मिनिमम हम कर देंगे, जैसे कि ये रेंज है, ये इतनी बड़ी जो रेंज यहाँ पर बन रही है उसको अगर हम कम कर दें, या जो हमारे पास ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2 है, तो हम ये डिफरेंस हमारे पास डेल्टा ओमेगा आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। इस डेल्टा ओमेगा को भी अगर हम कम कर दें तो हमारे पास क्लैरिटी ऑफ वॉइस आ जाएगी। उस डेल्टा ओमेगा को कम करने के लिए हमारे पास क्या तरकीब है? उस डेल्टा ओमेगा को कम करने के लिए हम स्टीप यानी कि शार्प बनाएंगे रेजोनेंस को, यानी कि उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा कर देंगे ताकि जो ग्राफ है वो थोड़ा सा लीन बने, और लीन की वजह से जो हमारी ये ओमेगा और ये ओमेगा है इसके बीच में डिफरेंस बहुत कम आए, डेल्टा ओमेगा कम हो, और डेल्टा ओमेगा के कम होने के साथ ही जो डेल्टा ओमेगा है, डेल्टा ओमेगा कम होने के साथ ही हमारी फ्रीक्वेंसी अच्छी आए और जो क्लैरिटी ऑफ वॉइस है वो भी ज़्यादा हो। सो इस ग्राफ को लीन, हमें जितना लीन हो सके लीन रखना है, और ये डेल्टा ओमेगा जो है दैट इज हाफ पावर बैंडविड्थ, इसको हमें मिनिमम से मिनिमम रखना है। सो फॉर क्लैरिटी ऑफ साउंड ओमेगा 0 इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होनी चाहिए, उसके लिए हमें डेल्टा ओमेगा को सबसे मिनिमम रखना होगा, और जब वो डिक्रीज होगा तो वो अफेक्ट करेगा किसी और फ्रीक्वेंसी पर। शार्पनेस ऑफ ग्राफ इंक्रीज होती है तो शार्पनेस ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी। एक्सपेरिमेंट से हमने देख लिया कि 1/√2 टाइम्स करंट एम्पलीट्यूड इफेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी को, हाफ द ग्राफ विल इफेक्ट, सो दैट इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब आते हैं हम क्यू फैक्टर पर, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी कैसी होगी। पी को हमने जाना हुआ है कि वो I²R होता है, और जो मैक्स पावर है वो I²MR होगी। I² की जगह अगर हम IM/√2 का स्क्वायर रखते हैं तो वो पावर भी हमें हाफ ग्राफ की मिलने वाली है, दैट इज I²MR/2, दैट इज पावर, उससे नीचे। और जो क्यू फैक्टर है वो वोल्टेज अक्रॉस L और C अपॉन में वोल्टेज अक्रॉस R के इक्वल है। वोल्टेज अक्रॉस L और C, L और C और वोल्टेज अक्रॉस R, तो ये क्यू फैक्टर इस पर डिपेंड करता है। ये यहाँ पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया ही हुआ है। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस L और C को हम IXL लिख सकते हैं, और यहाँ पर IR लिख सकते हैं, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, XL/R रह जाएगा, और XL को हम ओमेगा L भी लिख सकते हैं, ओमेगा L/R, और ओमेगा को अगेन हम लिख सकते हैं 1/√LC। सो अगेन यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है, काफ़ी अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज यहाँ निकल सकते हैं हमारे से। और अगेन हम LC को √LC को लिख सकते हैं √L इंटू √L और अपॉन में √L इंटू √C, ठीक है, इंटू 1/R, सो 1/R इंटू √L/C। अब जो NCERT से हमें इक्वेशन दी गई है दैट इज क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ पावर। जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा 0 जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अपॉन में 2 डेल्टा ओमेगा, 2 टाइम्स, क्योंकि इधर से भी ऐड करेंगे उधर से भी ऐड करेंगे, 2 टाइम्स द डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 0 L/R ही हमारी क्वालिटी फैक्टर बन जाएगा। सो हियर्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पावर इन AC सर्किट्स। अब पावर इन AC सर्किट्स को हम बिल्कुल क्लियरिटी से क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2020 एंड 2021 जो सेशन है उससे रिलेटेड पोर्शन में आता है। क्वालिटी
पावर फैक्टर एज वेल एज वॉटलेस करंट। इन शॉर्ट कवर करेंगे, इन शॉर्ट में इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाएंगे, इन शॉर्ट में इसको कवर कर देंगे। एंड जस्ट फॉर द पर्टिकुलर नॉलेज हमें ये जानना जरूरी है। अब पहले से ही हमें पता है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी होता है। तो पावर का फॉर्मूला सिंपली वी आई, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन जो हमारे पास इक्वेशन आएगी दैट इज वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इनटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, देयर इट इज द इक्वेशन। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 2 से तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा दैट इज 2 sin a sin b is equal to cos a minus p minus cos a plus p। अगेन वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा देंगे एंड हियर वी गॉट Vm Im upon 2 cos omega t minus omega t plus 5 minus cos omega t plus omega t plus 5। ये लगा दी हमने। लगाने के बाद अब यहाँ पर ओमेगा टी कैंसिल, cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ 2 ओमेगा टी प्लस 5 है, लेकिन ये पूरी की पूरी टर्म होने वाली है 0, क्योंकि अगर हम एवरेज लेते हैं P का तो P के एवरेज में टाइम होने वाला है इंस्टेंटेनियस, और इंस्टेंटेनियस टाइम दैट T इज इक्वल टू 0, और ये टाइम डिपेंडेंट P है एज टाइम इज इक्वल टू 0। सो T इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी इक्वेशन भी 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 2 ओमेगा टी 0 है, 2 ओमेगा टी प्लस 0, तो cos 5 अगर हम ऐड करते हैं cos 5 सो वो भी 0 के इक्वल होने वाला है। अब एवरेज ले लिया हमने P का, तो P के एवरेज लेने के बाद जो P एवरेज है उसकी वैल्यू बनेगी Vm अपॉन आई एम cos 5 अपॉन 2। टू को हम √2 इंटू √2 लिख देंगे, सो Vm अपॉन √2 इंटू आई एम अपॉन √2 इंटू cos 5। सो जो P की वैल्यू बनेगी Vm अपॉन आई एम, सो Vm अगर मैक्स वोल्टेज है उसको हम √2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इफेक्टिव वोल्टेज, नॉट इफेक्टिव, हमारी नेचुरल वोल्टेज या नेचुरल करंट आ जाएगा, और उस नेचुरल करंट को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में दैट इज P इज इक्वल टू वी आई cos 5, और जो P है यही हमारा पावर फैक्टर है, ईयर 2020 और 21 के लिए रिलेटेड है, सो इसको हम इन शॉर्ट ही कवर करेंगे। और V इज इक्वल टू आई आर है, V इज इक्वल टू आई जेड है, तो हम आई स्क्वायर जेड से इसको रिप्लेस कर देंगे। अगर बात आती है प्योर रेजिस्टेंस सर्किट की तो हमारे पास cos 5 0 हो जाएगा, और जो P है वो आई स्क्वायर जेड के इक्वल हो जाएगा। cos 5 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास P इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड आ गया। अब वॉटलेस करंट की बात करें तो वॉटलेस करंट हमें सिंपली ध्यान रखना है, वॉटलेस करंट यानी कि वॉट लेस हो गई, सो पावर वहां पर बिल्कुल 0 हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। पावर 0 तो वॉटलेस करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज LC ऑसिलेशंस। अब L और C की जो ऑसिलेशंस जहां पर जिस सर्किट में होती हैं उसको हम कहते हैं LC ऑसिलेशंस, और वो जो सर्किट होता है उसको हम कहते हैं LC ऑसिलेटर। कॉन्सेप्ट सिंपल है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है उसको हम सेपरेटली चार्ज कर देंगे और देन अगेन उससे इंडक्टर से उसको कनेक्ट कर देंगे, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे यहाँ पर। अब जस्ट अगर कनेक्ट किया तो टाइम तो T इज इक्वल टू 0 है, यानी कि कोई भी अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग T इज इक्वल टू 0 है, और कैपेसिटर के पास अपनी पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसमें। जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो स्टार्ट होगा एक कैपेसिटर प्लेट से, वो जाएंगे पॉजिटिव कैपेसिटर प्लेट पर, ठीक है। देन वो आगे मूव करेंगे, चार्ज को नलीफाई करते हुए वो आगे मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करते हुए आगे मूव करेंगे। देन द करंट फ्लोज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मूव करे तो करंट फ्लो होगा, चार्ज डिक्रीज होगा, क्योंकि चार्ज अब कैपेसिटर प्लेट से आगे मूव करने लगा है तो कभी ना कभी चार्ज तो खत्म होगा ही उसमें, जितने कांस्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी ना कभी खत्म तो होंगे ही, ठीक है। और करंट सर्किट में इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि जहां एक्यूमुलेट हुए इलेक्ट्रॉन्स वहां पर सर्किट में चार्ज कम हुआ और करंट इंक्रीज हो गया।
अब जो इनका पोटेंशियल में डिफरेंस है दैट इज वी सी माइनस वी एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी माइनस एल डी आई डी टी। क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं हम किरचॉफ्स लूप रूल। किरचॉफ्स लूप रूल को लगाते हुए पता लग जाएगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है। सो क्यू अपॉन सी माइनस एल अगेन डी बाई डी टी करेंगे। डी बाई डी टी ऑफ माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी। अब वी सी माइनस वी एल जीरो होंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों माइनस करके जीरो ही होंगे। सो क्यू अपॉन सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर भी इक्वल हैं और वो दोनों माइनस हो रहे थे, इसी वजह से अब जीरो के इक्वल होंगे। अब एल से डिवाइड और एल से इसको ऐड कर देते हैं हम। क्यू अपॉन एल सी माइनस एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन एल डी टी स्क्वायर, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी, ये इक्वेशन हमारी बन रही है। ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन कहती है कि इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन से काफी मिलती जुलती है, दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ओमेगा स्क्वायर एक्स कहाँ से लिया हमने? ओमेगा स्क्वायर को इक्वल रख देंगे 1/LC के, दैट इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर पहले ही हमने पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है दैट ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। अब आई की जो वैल्यू लेनी है हमने यहाँ पर करंट की, क्योंकि वहां से करंट की वैल्यू निकालना हमारे लिए काफी जरूरी है। तो वहां पर जो दो इक्वेशन आती है दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव एंड q इज इक्वल टू qm cos ओमेगा t प्लस फाइव। cos की जो वैल्यू है वो साइनोसॉडिकल डिक्रीज होती है अगर हम 0 से 90 डिग्री तक मूव कर रहे हैं। टाइम अगर 0 है तो cos फाइव 1 होगा और फाइव होगा 0 डिग्री, इनके फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा। करंट के इक्वेशन में y की जो वैल्यू है वो हम i के फेज में ले रहे हैं, सो i इज इक्वल टू a जो हमारा मैक्स वोल्टेज है और वो साइन के टर्म्स में साइनोसॉडिकली चेंज होगा। i जो है वो माइनस डी क्यू बाई डी टी है, तो डी अपॉन डी टी हम करेंगे q का। q क्या है हमारे पास? क्यू एम कॉस ओमेगा टी, सो वो आएगा क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सिंपल, ये हमारे पास एलसी ऑसिलेशंस में करंट की वैल्यू आ गई एज वेल एज उसकी जो इक्वेशन है वो भी साथ ही आ गई। अब उसकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन देख लेते हैं क्या आई है। एट टाइम इज इक्वल टू 0, जस्ट कनेक्ट किया, कुछ भी नहीं हो रहा अभी। अब जो है स्टार्ट हुआ काम। दूसरे हमारे डायग्राम में जब एट एन इंस्टेंस करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सोलेनॉइड में अगर हम करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर चार्ज था, लेकिन यहाँ पर हो गया चार्ज बिल्कुल 0, तो करंट हो गया बिल्कुल मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम, चार्ज मिनिमम, सो मैग्नेटिक फील्ड जो बनी है वो सबसे हाईएस्ट पर होगी अपने। अब अगर चार्ज कॉन्स्टेंटली और भी चेंज होता है, यानी कि चार्ज अगर अब कम या ज्यादा होने की कोशिश करें, तो अब अपोज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ अब जो यहाँ पर अपोज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कहेगा अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए हमें इंड्यूस ईएमएफ लगेगा। यहाँ पर ये पता है हमें, इंड्यूस ईएमएफ अगर जनरेट होने लगा है सो वो बैक ईएमएफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा। और जो करंट आ रहा है आई, यहाँ पर जो यहाँ करंट आई आ रहा था, यहाँ पर ये आई एम आ रहा था, इसको अब अपोज करने के स्टार्ट करेगा और ये बैक साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी वजह से अब करंट अगर उल्टा फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर जो पहली प्लेट है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी और दूसरी प्लेट अकोमुलेट कर लेगी पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से ये चार्ज प्लेट जो है ये उल्टी चार्ज अब होने स्टार्ट हो जाएगी और यही ऑसिलेशंस जो हैं वो होते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली ऑसिलेशंस होते रहेंगे। यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो क्यू एम साइन ओमेगा टी है और I की जो वैल्यू है वो आई एम साइन ओमेगा टी है। बट Q के फेज में जब साइन ओमेगा टी है वहां पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव से शुरू हो रही है, यानी मैक्सिमम से शुरू हो रही है, क्योंकि वहां पर जो फेज डिफरेंस है साइन ओमेगा टी का वो है 90।
90। इसी वजह से Q इज इक्वल टू क्यू एम है, Q इज इक्वल टू क्यू एम है। बट अगर हम साइन 90 पर आ जाते हैं, सॉरी, अगर हम जीरो पर आ जाते हैं, साइन जीरो पर आ जाते हैं, तो साइन जीरो पर हमें कहता है आई की फेज में, आई के फेज में साइन जीरो पर आई भी जीरो है और साइन 90 पर आई 1 है। ठीक है, फेज डिफरेंस हम यहाँ दिखा रहे हैं जो साइनोसॉइडल ग्राफ से। ये दो ग्राफ हैं, आई एम और यहाँ पर क्यू एम, ये दो ग्राफ है ना। तो ये दो ग्राफ में हमें जो दिखा रहा है ये, वो क्यू एम जो है वो कॉस की टर्म्स में रिलेटेड है। यहाँ पर साइन लिखा हुआ है बट दैट इज कॉस, कॉस ओमेगा टी, दैट्स नॉट साइन, दैट इज कॉस ओमेगा टी। सो कॉस की रिलेटेड टर्म्स है, तो कॉस अगर हमारे पास 90 पर होगा, या जनरली सेम ही टर्म है हमारे पास कि वो साइनोसॉइडिकल वेरिएंस शो करेगा दोनों फेज में। ठीक है, और 2 पाई के बाद यानी कि फुल रेवोल्यूशन के बाद 360 डिग्री के बाद फिर से यहाँ पर ऑसिलेशंस अगेन स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि ये हमारे पास नेचुरल फेज आ गया इसका, फिर से रिवर्ट बैक होके वही फेज आ गया हमारा। अगेन फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, इस बार यहाँ से मूव करने के बाद फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और फिर से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, एंड देन अगेन द प्लेट रिवर्ट बैक्स एंड द चार्जेस स्वैप्ड। अब आते हैं फाइनल टॉपिक पर इस चैप्टर के। इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जनरली हमने देखा था कि एसी सर्किट को हम इजियर कन्वर्जन कर सकते हैं, और कन्वर्जन हम करते हैं ट्रांसफार्मर से। ये डिवाइस है जो कि चेंज कर सकता है एसी वोल्टेज को एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक, भले ही वो कम हो भले ही वो ज़्यादा हो। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है, क्योंकि यहाँ पर भी दो सोलेनॉइड लिए हुए हैं हमने, दो सोलेनॉइड लिए, सोलेनॉइड नंबर 1 एंड सोलेनॉइड नंबर 2। सो दो सोलेनॉइड अगर हमने लिए हुए हैं, दैट इज सोलेनॉइड नंबर 1 एंड दैट इज सोलेनॉइड नंबर 2। सो ये हमें क्या कहता है? दैट इज सोलेनॉइड नंबर 1 में प्राइमरी कॉइल है ये, और जो सोलेनॉइड नंबर 2 है दैट इज सेकेंडरी कॉइल। क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इनपुट में करंट है और यहाँ पर जो जा रहा है वो आगे आउटपुट में करंट जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो दो कॉइल है मैक्सिमम वही काम करेंगी पूरे ट्रांसफार्मर का। ठीक है, जो दो कॉइल हैं यही पूरे उसके मैकेनिज्म के लिए काफ़ी है। मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक प्राइमरी कॉइल है जो वाउंडेड है n टाइम्स, जो ये सॉफ्ट आयरन कोर का शीट है, तभी तो ये पाइवेट करा हुआ है। ये एक नहीं है, ये n नंबर ऑफ प्लेन शीट्स हैं, सॉफ्ट आयरन की शीट्स हैं, जिसको हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से चिपकाते हैं। राइट हैंड साइड में सेकेंडरी कॉइल है जिससे ट्रांसफॉर्म होकर करंट हमारे हाउस होल्ड तक आएगा। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब डेरिवेशन पर आते हैं इसकी। जो हमारे पास एन पी है, जो प्राइमरी कॉइल है उसके टर्न्स हैं, कितने टर्न उन्होंने लिए हुए हैं। एन एस क्या है? वो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के हैं। ई पी हमारे पास ई एम एफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राइमरी कॉइल की, और जो ई एस है वो है ई एम एफ सेकेंडरी कॉइल की। वन मोर थिंग टू लर्न कि फ्लक्स लीकेज इस मटेरियल से कोई नहीं होगी, क्योंकि ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि अपने अंदर से कोई ये फ्लक्स की लीकेज नहीं करने वाला। सो ई एस जो है फेरेडे लॉ से आई है, माइनस ऑफ एन एस डी फाई अपॉन डी टी, एंड ई पी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स सेम रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि फ्लक्स लीकेज नहीं है, कोई फ्लक्स लीक नहीं हो रही। तो हम सिंपली ई एस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ई पी ई एम एफ इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल लिख सकते हैं। लिख लिया हमने। देन इक्वेशन नंबर सेकेंड को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो। ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, डी फाई बाई डी टी अपॉन डी फाई बाई डी टी, दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
EMF of secondary coil upon EMF of primary coil is equal to number of turns of secondary coil upon number of turns of primary coil। तो यहाँ पर हमें देखने को पता लगता है कि EMF की जो रेशो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर, अगर हमें सेकेंडरी की निकालनी है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो पर डिपेंड करेगी, इनटू में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो तो कांस्टेंट टर्म ही है। अब हमने वी एस से इसको और वी पी से इसको रिप्लेस कर दिया, तो एन एस अपॉन एन पी इंटू वी पी इज इक्वल टू वी एस। वी पी तो कांस्टेंट ही है, तो हमारे पास जो मेन सेकेंडरी कॉइल की जो ट्रांसफॉर्मेटिव वोल्टेज है वो एन एस अपॉन एन पी के रेशियो पर ही डिपेंड करेगी, एन एस अपॉन एन पी के रेशियो पर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट है। ये जो वोल्टेज है Vs ये तो कांस्टेंट है, और Vs तो हमें निकालनी है, Vp हमारी कांस्टेंट है, जो प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज आ रही है वो तो कांस्टेंट रहेगी, और जो Vs है वो हमें निकालनी है। तो जो मेन हमारे पास टर्म रहेगी दैट इज एन एस अपॉन एन पी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। सो ये हमारे पास मेन टर्म रहेगी, और इसको हम डिनोट करेंगे एक नए वर्ड से दैट इज स्मॉल आर, दैट इज ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो, तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो ही हमें बताएगी कि वो एक स्टेप डाउन कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मर है या स्टेप अप कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मर है या स्टेप डाउन कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मर है। तो आर की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो वो स्टेप अप है, यानी कि जो प्राइमरी है उससे सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगी। अगर वो स्टेप डाउन है यानी कि आर की वैल्यू 1 से कम है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि प्राइमरी कॉइल की ज्यादा होगी और सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज कम होगी। जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही यूज किया जाता है। अगर हाउस होल्ड की बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमारे घर के पास लगे हुए मिल जाएंगे। बात करते हैं अगर एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऐसा होगा जो ईपी आईपी इज इक्वल टू ई एस अपॉन आईपी, ई एस आईपी के इक्वल होगा। ई एस अपॉन ईपी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस के इक्वल होगा, इनकी जो रेशियो है इन दोनों के इक्वल होगा, और वो वी एस अपॉन वी पी के भी इक्वल होगा। बात करते हैं एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन एग्जांपल अगर लें तो हमारे पास अगर हमें 500 जूल पर सेकेंड की एक पावर तैयार करनी है, पावर 500 जूल पर सेकेंड के तैयार करनी है, तो वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास अगर 500 बनानी है तो हमें 500 इंटू 1 ले सकते हैं, या 250 इंटू 2, 100 इंटू 5 या 50 इंटू 10 ले सकते हैं। अब कि हम एसी सर्किट यूज कर रहे हैं, देन हीट लॉस होगा बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से अगर हीट लॉस होगा, सो हीट लॉस को अगर हम लें तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के इक्वल होता है। आर को अपने हमने फिक्स कर लिया कि रेजिस्टेंस 5 ओम का लग रहा है। तो अब करंट जो यहाँ से हमने उठाए थे 1 2 5 एंड 10, सो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, तो पहले केस में तो 5 आएगी, 1 स्क्वायर इंटू 5, दूसरे में 2 स्क्वायर इंटू 5 दैट इज 20 ओम, 20 जूल, थर्ड केस में 5 स्क्वायर इंटू 5 दैट इज 125, एंड फोर्थ केस में 10 स्क्वायर इंटू 5 दैट इज 500। तो यहाँ पर हमारे पास जो जनरेशन है वो 500 की, और यहाँ पर खर्च भी 500 हो गए। सो इसका मतलब ये निकला कि जितना हम करंट को ज़्यादा करेंगे उतनी ही हीट लॉस ज़्यादा होगी, और जितना ही वोल्टेज को हम कम रखेंगे उतनी हीट लॉस ज़्यादा होगी। दो कंडीशन है यहाँ पर एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, मैक्सिमम वोल्टेज एंड मिनिमम करंट। उसकी वजह से हमारा हीट लॉस कम से कम होगा, जो हमारी एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जितनी हमने इलेक्ट्रिसिटी अगर भेजी है, मान लो 500 जूल की भेजी है, तो वो ट्रांसफार्मर के पास जाते जाते 495 जूल तक ही जा सकती है, इनके 95% एफिशिएंसी के साथ वो ट्रांसफार्मर वर्क करेगा। बाकी ट्रांसफार्मर की तरह नहीं कि अगर हमने 500 भेजी है तो वहां पर पहुंची है 200। सो यहाँ पर एक आइडियल ट्रांसफार्मर का काम
यही होता है कि जितनी हमने भेजी है उतनी की उतनी ही वहां तक पहुंच जाए, मैक्सिमम उतनी की उतनी पहुंच जाए, हीट लॉस कम से कम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, chapter number 7, alternating current. I hope you all will understand the topics covered in this एपिसोड, और ये 2 एपिसोड में इस चैप्टर को हमने कर दिया ओवर। अगला चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves, small chapter, so we have to cover it in one episode and one shot. So hopefully you all will understand the topics covered in this episode as well as in previous episode. इस चैप्टर को करते हैं एंड, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।